सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं अभी अन्य गद्य विधाएं पढ़ा रही थी, जिसमें जामुन का पेड़ के बारे में मैंने अपलोड कर दिया था। और नेक्स्ट मैं अभी पढ़ा रही हूँ माटी की मूर्तें। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। ये आपके नेट के सिलेबस में यूनिट 10 में लगा है, जिसमें अन्य गद्य विधाएं हैं, और साथ ही आपके पीजी के सेमेस्टर में भी ये लगा हुआ है। तो आपको ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और ये राम वृक्ष बेनीपुर जी की बहुत ही एक बोलते हैं ना स्मृति चित्र है, रेखा चित्र है, बहुत ही अच्छी रेखा चित्र है। तो इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले ये जानिए कि इसके बारे में क्या लिखा है कि माटी की मूर्ति में संकलित सभी रेखा चित्र राम वृक्ष बेनीपुर ने हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहते हुए लिखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन रेखा चित्रों में राम वृक्ष बेनीपुरी ने अपने जीवन के उन चुनिंदा लोगों के बारे में लिखा जो उनके अत्यंत प्रिय थे। लगभग हर व्यक्ति के बारे में बताते हुए अपने बचपन में चले जाते हैं और बचपन के दिनों में इन सभी व्यक्तियों के साथ बिताए हुए पलों का सजीव चित्रण करने के साथ साथ उस दौर की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति को भी उनके माध्यम से स्पष्ट करते चलते हैं। इन रेखा चित्रों के माध्यम से हर व्यक्ति के जीवन एवं चरित्र के श्वेत श्याम पक्षों को दिखलाते हुए मानवीय एवं नैतिक पक्षों को अधिक उभारा गया है। रेखा चित्रों में लेखक ने बचपन की स्मृतियों को महत्व दिया है और जवानी एवं आगे के जीवन के साथ उसकी तुलना भी की है। तो ये उन्होंने लिखा है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है अपने रेखा चित्र के बारे में। तो रेखा चित्र ऐसे मैं ऊपर से बता दूं एक कि ये किसी भी आदमी के मतलब इसमें कैरेक्टर है, 12 कैरेक्टर है और 12 रेखा चित्र इन्होंने उसी को नाम दिया है। इसलिए मैंने यहाँ पे नोट भी कर दिया है कि 1 2 3 4 आप देख लीजिए। 12 लोग हैं जो कि उनके जीवन से संबंधित है, वो बचपन से लेकर जवानी तक के। और वो जब हजारीबाग सेंट्रल जेल में जाते हैं, चूँकि वो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, क्रांतिकारी भी रहे हैं, तो उस टाइम वो जब जेल में जाते हैं तो बैठ के आदमी क्या करेगा, तो उस टाइम वो बैठ के अपने जो भी पीछे के दिन थे उन सबको याद करते हैं और उनके जो भी बिताए हुए दिन थे बचपन से लेकर जवानी तक में, तो उसमें उनके जीवन में जो भी महत्वपूर्ण लोग थे सबके बारे में वो याद करते हैं और उसी समय वो ये कहानी लिखते हैं। तो इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स है वो भी मैंने इसी में चिपका दिया है। थोड़ा बहुत, पूरा डिटेल में तो नहीं लिया है, बट अभी फ़िलहाल आपके लिए इतना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके मुख्य पात्र हैं रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया, मंगर, रूपा कियाजी, देव, बाल गोविंद भगत, भौजी, और नीचे 1 2 हैं और यहाँ सुभान खा और बुधिया। ये 12 लोग हैं, 12 रेखा चित्र इन्हीं पे आधारित है। अब आइए इसके बारे में और जानते हैं। तो जो चीज़ इसमें नहीं लिखा है मैं आपको यहाँ पे वो डाल दी हूँ कि इसका प्रकाशन वन यानी कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी का स्मृति की रेखा है, जो इसका प्रकाशन वर्ष 1946 में हुआ था। इसका 2 संस्करण था। सबसे पहले 1946 में प्रकाशन हुआ था और दूसरी बार मतलब पुनः प्रकाशन 1953 में हुआ था। ये आपको भी अपने बुक में ऐसे ही या फिर जहाँ पर आप नोट्स बनाएंगे वहाँ पर लिख लेना, चूँकि इस पेज पर ये सारी चीज़ें नहीं दी गई थी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि गाइड में भी या किसी भी एक किताब में सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो आपको इस हिसाब से अपना नोट्स बनाना है। तो इसमें 12 रेखा चित्र हैं। शब्द चित्र शैली में लिखा गया है। मैंने बताया ना, जैसे उन्होंने लिखते हुए हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक एक चीज़ उसके बारे में बताया है, तो उसको शब्द चित्र शैली में ये लिखा गया है। 1946 में इसमें 11 रेखा चित्र ही थे। जब 1946 में इसका पहला संस्करण उन्होंने छापा था तो उसमें 11 रेखा चित्र ही थे और रजिया रेखा चित्र को 1953 में इसमें ऐड किया गया है। इसके पहले रजिया रेखा चित्र 1952 में नई धारा पत्रिका में प्रकाशित थी। तो इतना आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि इस पेज पे नहीं लिखा हुआ था इस किताब में, तो मैंने अपने नोट्स में इसको लिख दिया है। और आइए अब डिटेल में पढ़ते हैं। रजिया गांव की एक मुसलमान चूड़ीहारिन की लड़की और लेखक की बचपन की दोस्त रहती है। ये मुख्य पात्र हैं, ये इनके बारे में आपको पढ़ना है और यही 12 रेखा चित्र भी हैं। तो रजिया के बारे में इसमें लिखा गया सबसे पहले कि वो गांव की एक मुसलमान चूड़ीहारिन की लड़की है और लेखक की बचपन की दोस्त है, जिसके बारे में वो याद करते हैं। और रजिया की जब वो बड़े होते उस टाइम याद करते हैं तो रजिया की शादी हो चुकी होती है, उसका पति रहता है हसन। बलदेव सिंह दूसरा कैरेक्टर है इसमें का। लेखक के गांव के जाने माने पहलवान और सबसे जिंदा दिल आदमी है बलदेव सिंह। तीसरा है सरजू भैया, जो कि लेखक के मुंह बोले बड़े भाई हैं। मंगर हलवाहा, जो अपने काम के लिए कई गाँव में मशहूर था और मंगर की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण बुढ़ापे में बड़ा कष्ट झेलना पड़ा। रूपा कियाजी, गांव भर में टोना लगाने के लिए मशहूर। लोग अंधविश्वास के चलते मानते थे कि यह अपने पूरे परिवार को खा गई। देव, लेखक का बचपन का दोस्त था जो आगे चलकर क्रांतिकारी हो जाता है। बाल गोविंद भगत, जाति से तेली, तबीयत से भगत, आदमी और कबीरपंथी था। भौजी, लेखक की भाभी, जो बचपन के दिनों में लेखक से बहुत प्यार दुलार करती थी और संयुक्त परिवार
टूटने के बाद पारिवारिक कलह होने पर भी भाभी स्वयं खरी खोटी बोलती थी, परंतु लेखक के लिए बुरा किसी और के मुंह से सुनती तो तिलमिला उठती थी। फिर 9वां में है परमेश्वर। लेखक के पट्टीदार थे परमेश्वर, जैसा कि सबके घर में होता है, तो नशे के चक्कर में घर बार बर्बाद कर डाला। बैजू मामा, ये लेखक इनसे जेल में मिला और बैजू पूरे जेल के ही मामा थे। जेल में रहने की आदत हो जाने के कारण बार बार छोटी मोटी चोरी करके वापस आ जाते थे। वे 30 साल जेल में रहे। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि इसमें हसन के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं था, लेकिन अगर एग्जाम में पूछ देगा कि हसन किस कहानी का पात्र है तो आप रेखाचित का पात्र है, तो यह है रजिया का पति है हसन, और ये स्मृति की रेखाएं में है। 11वां है इसमें सुभान खां, गांव के बहुत काबिल राजमिस्त्री जो कि मुस्लिम थे और सांप्रदायिक वैमनस्य का लेश मात्र नहीं। हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ने पर उन्होंने अपनी मस्जिद में गाय की कुर्बानी नहीं होने दी। बुधिया, ये भी एक फेमस कैरेक्टर है इसकी। लेखक जब किशोर था तो बुधिया 7-8 साल की रही होगी और अत्यंत चंचल और शरारती। लेखक कई सालों बाद बुधिया से मिलता है तो उसकी स्थिति देखकर दंग रह जाता है। बुधिया की शादी हो चुकी है, जगदीश उसका पति है और उसके 3 बच्चे हैं और वह गर्भवती है। ये इतना सारा इसके बारे में आप जान लीजिए। अब इसका जो इम्पोर्टेंट उदाहरण है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उसको देखते हैं। कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। कला वह जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, चमक उठे। रजिया ने बताया कि किस तरह दुनिया बदल गई है। अब तो ऐसे भी गांव हैं जहां के हिंदू मुसलमानों के हाथ से सौदे भी नहीं खरीदते। अब हिंदू चूड़ीहारिने हैं, हिंदू दर्जी हैं। उन दिनों हिंदू मुसलमानों की ताना तानी नहीं थी, दोनों दूध चीनी की तरह घुले मिले थे। और हिंदू की होली से मुसलमानों की दाढ़ी रंगी होती और मुसलमानों में के तजिए में हिंदू के कंधे लगे होते। तजिए के दिन थे, मेरे गांव में भी तजिया बना था और यद्यपि ये एक भी मुसलमान वहाँ नहीं था। ये सारी बातें आप देखिए, इससे पता चलता है ये चूँकि ये 1946 में उन्होंने लिखा था, तो obvious सी बात है कि ये सारी उनके बचपन की चीज़ें होंगी जो जब हिंदू मुस्लिम सब लोग साथ साथ रहते थे। और ये जो बंटवारा हमारे देश का हुआ था वो 1947 में हुआ था, और उसके बाद जो मुस्लिम थे वो सारे पाकिस्तान में चले गए और हिंदू इधर रह गए, और कुछ मुस्लिम ही इधर इस साइड आ पाए थे, मतलब हिंदुस्तान में आ पाए थे। तो उसके बाद का ये जिक्र कर रहे हैं। तो उन दिनों हिंदू मुसलमानों की ताना तानी नहीं थी, ये तो लाइन में हमने देख लिया। दूसरा है लेन देन, जिसने नग्न शब्दों में सुदखोरी कहिए चाहता है, आदमी आदमीपन को खो दे, वह जोंक खटमल नहीं चीलर बन जाए। यथार्थ अन्नदाताओं के लिए पेंशन की हमारे अभागे देश में कहाँ व्यवस्था है, और व्यक्तिगत दया का दायरा तो हमेशा ही तंग रहा है। नेक्स्ट है पर मर्दों की अपेक्षा औरतें अपने को परिस्थिति के सांचे में ज़्यादा और जल्द ढाल सकती हैं। अगर ये पूछे कि कहाँ किस कहानी रेखाचित का उदाहरण है तो आप बताएंगे कि माटी की मूर्ति का है। भावना पर दलील का क्या असर हो सकता है भला। नेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट है, हमने सुन रखा था दुनिया में 3.5 ही वीर हैं, पहला भैंसा, दूसरा सुअर और तीसरा गेहून, और आधा राजा रामचंद्र। भैंसे, सुअर और गेहून सीधा वार करते हैं, कभी पीठ नहीं दिखाते। रामचंद्र वीर थे, लेकिन बाली को मारने के लिए उन्होंने पेड़ की ओट ली थी। देखिए कुछ और उदाहरण है लेकिन मैं सब नहीं पढ़ूंगी क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है बस वही आपके लिए पढ़ना है। तो ये देख लीजिए, इम्पोर्टेंट ये है, भारतीय परिवार में भौजी का वही स्थान है जो मरुभूमि में ओएसिस का धधकती हुई बालू की लू लपट में दिन दिन रात रात चलते चलते जब मुसाफिर दूर से खजूरों की हरी हरी फुनगी देखता है, उसकी आंखें ही नहीं तृप्त हो जाती, उसके शरीर का रोम रोम पुलकित और उसकी शिराओं का एक एक रक्त बिंदु नृत्यशील हो उठता है। नेक्स्ट है खिंचा खिंचा चेहरा, रसहीन नयन, दुबला पतला शरीर, मुरझाया मुर्दों सा मन, यही है भारतीय मानवता का साधारण ढांचा, जो कम बोले, हंसे नहीं, मुश्किल से मुस्कुराए, हमेशा अपने इर्द गिर्द मुहर्रम का वातावरण बनाए रखे, उसकी सज्जनता और शिष्टता की प्रशंसा होती है। ये बाकी सारा जो भी है वो आप पढ़ लेना, मैंने डाल दिया, आप देख लीजिएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे खुद भी पढ़ना रहता है, इस वजह से टाइम नहीं मिल पाती है। और हाँ, जो 3rd सेमेस्टर वालों की एग्ज़ाम हो रही है तो उसके लिए मैं क्वेश्चन आप लोग मांग रहे थे तो मैं पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन अभी है नहीं। CC 10 का मेरे पास आया था तो मैं डाल दी थी। तो अगर अंजना आप देख रही हैं मेरा वीडियो तो प्लीज़ आप मुझे, मैंने नंबर दिया था, आप उस नंबर पर मुझे मैसेज कर दे, व्हाट्सअप कर दे जो भी क्वेश्चन आपके पास हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।